मेरा नाम बदलकर आप मुझे राजेश यादव कह सकते हैं। मैं पिछले 18 साल से ट्रक चला रहा हूं। मेरा ज्यादातर रूट नागपुर से हैदराबाद तक का रहा है। रात में लंबी ड्राइव करना मेरी आदत बन चुकी थी। सुनसान हाईवे, जंगल के रास्ते, धुंध और दूर दूर तक सिर्फ हेडलाइट की रोशनी, ये सब मेरे लिए आम बात थी। लेकिन 14 दिसंबर 2019 की वो रात आज भी याद करता हूं तो हाथ कांपने लगते हैं। उस दिन मैं सीमेंट की बोरियां लेकर नागपुर से हैदराबाद की तरफ निकला था। सर्दियों की रात थी, लगभग 1:30 बजे का समय रहा होगा। मैं आदिलाबाद फॉरेस्ट के पास से गुजर रहा था। ये इलाका ड्राइवरों के बीच बदनाम है। कहते हैं यहाँ रात में कई हादसे हुए हैं। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सिर्फ मेरे ट्रक की आवाज और इंजन की घरघराहट। तभी अचानक मुझे आगे सड़क किनारे एक औरत दिखी। सफेद साड़ी पहने, खुले बाल, सर झुका हुआ। पहले तो मुझे लगा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। मैंने स्पीड धीमी की। जैसे ही ट्रक करीब पहुंचा, उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा इतना सफेद जैसे खून ही ना हो, और आंखें पूरी काली। मेरे हाथों से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। मैं घबरा गया, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने ट्रक रोक दिया। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया और पूछा, मैडम क्या हुआ, इतनी रात में यहां? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे आगे तक छोड़ दो। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हूं। मुझे डर लग रहा था, लेकिन हाईवे पर किसी को छोड़ना भी ठीक नहीं लगा। मैंने दरवाजा खोला। वो चढ़ गई। जैसे ही वो केबिन में बैठी, अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई, जबकि हीटर चल रहा था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। करीब 5 मिनट तक वो चुप रही, सिर्फ सामने देखती रही। फिर उसने पूछा, आपको पता है यहां हर साल कितने लोग मरते हैं? मैंने घबरा कर कहा, नहीं। वो हल्का सा हंसी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। 3 साल पहले इसी जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे पैर ब्रेक पर जम गए। मैंने साइड में गाड़ी रोकी और उसकी तरफ देखा। सीट खाली थी। वो गायब थी, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने शीशे में पीछे देखा। वो ट्रक के पीछे सड़क पर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल मेरे ट्रक का इंजन बंद हो गया। पूरी सड़क अंधेरे में डूब गई। सिर्फ दूर उसकी सफेद साड़ी दिख रही थी। मैंने घबरा कर भगवान का नाम लिया और चाबी घुमाई। पहली बार में ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ, दूसरी बार में भी नहीं। तीसरी बार जैसे ही चाबी घुमाई, वो अचानक मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने आ गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली, सड़क खाली थी। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने बिना पीछे देखे पूरी स्पीड में ट्रक दौड़ा दिया। करीब 20 किलोमीटर बाद जाकर एक ढाबे पर रुका। वहां दूसरे ड्राइवरों को सब बताया। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने मेरी बात सुनकर कहा, तू बच गया बेटा, वो सफेद साड़ी वाली है। कई लोग उसे देख चुके हैं। कुछ लोग तो अगली सुबह जिंदा भी नहीं मिले। अगले दिन मैंने उस जगह के बारे में पूछताछ की। सच में 3 साल पहले वहां एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। रात में लिफ्ट मांगते वक्त उसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी थी। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो 1:30 बजे के आसपास स्पीड बढ़ा देता हूं, और कभी किसी अनजान को रात में लिफ्ट नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि भूत होते हैं, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अगर आप भी कभी सुनसान हाईवे पर रात में ड्राइव कर रहे हों और सफेद साड़ी में कोई लिफ्ट मांगे, तो सोच समझकर गाड़ी रोकना। उस रात के बाद मैंने कसम खा ली थी कि कभी भी किसी अनजान को रात में लिफ्ट नहीं दूंगा। लेकिन जिंदगी ट्रक ड्राइवर की आसान नहीं होती। रोटी के लिए फिर उसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। 3 दिन बाद ही मुझे फिर वही यूट मिल गया, नागपुर से हैदराबाद। माल भारी था, सीमेंट और लोहे की सरिया। मन बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन मालिक ने साफ कहा, राजेश, जाना तो पड़ेगा। मैंने सोचा शायद वो सब मेरा वहम था। नींद की कमी, ठंड, अकेलापन, इंसान बहुत कुछ देख लेता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर बैठ चुका था। उस रात मैंने टाइमिंग बदलने की कोशिश की। सोचा 1:30 से पहले आदिलाबाद फॉरेस्ट वाला हिस्सा पार कर लूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में टोल पर लंबी लाइन मिल गई। फिर आगे एक ट्रक खराब मिला, जाम लग गया। जब तक मैं जंगल के पास पहुंचा, घड़ी में 1:27 बज रहे थे। दिल की धड़कन अपने आप तेज हो गई। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। बस 3 मिनट, जल्दी निकल जा, मैं खुद से बुदबुदाया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, धुंध पहले से भी ज्यादा घनी।
हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से 20-25 मीटर तक जा रही थी। तभी मेरे ट्रक की रेडियो ने अपने आप आवाज करना शुरू कर दिया। मैंने रेडियो ऑन नहीं किया था। पहले सिर्फ खड़खड़ाहट, फिर धीमी सी औरत की हंसी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया। 2 सेकंड सन्नाटा, फिर वही हंसी, इस बार पीछे से। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन शीशे में मुझे साफ दिख रहा था, पीछे कोई बैठा है। सफेद साड़ी, झुका हुआ सिर। मैंने तुरंत शीशा सीधा कर दिया। नहीं नहीं, ये दिमाग का खेल है, मैं खुद को समझा रहा था। अचानक ट्रक के अंदर वही ठंडक फैल गई। सांस से धुआं निकलने लगा, जबकि बाहर इतनी ठंड नहीं थी। फिर वही आवाज, आप फिर आ गए। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास से आई। मैंने घबराकर बाईं तरफ देखा, सीट खाली। दाईं तरफ देखा, वो बैठी थी, धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमा रही थी। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा खून से सना हुआ, जैसे किसी ने उसे कुचल दिया हो। मैं चीख पड़ा, स्टीयरिंग हिल गया, ट्रक थोड़ा डगमगाया। तुमने मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उसने पूछा। मेरी जुबान सूख गई। तो तुम कौन हो? वो हल्का सा हंसी। वो हंसी इंसानी नहीं थी। 3 साल पहले इसी जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। मैंने नहीं मारा। वो अचानक गुस्से में आ गई। उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा। हर ट्रक ड्राइवर झूठ बोलता है। अचानक मेरे ट्रक के ब्रेक अपने आप लग गए, इतनी जोर से कि मैं आगे की तरफ झटका खाकर गिरते गिरते बचा। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। इंजन बंद, चारों तरफ घना सन्नाटा। फिर दरवाजे के बाहर किसी के नाखूनों से धातु खरोचने की आवाज आने लगी। खर खर खर, जैसे कोई धीरे धीरे ट्रक के चारों तरफ घूम रहा हो। मैंने खिड़की से झांकने की हिम्मत नहीं की। अचानक ऊपर केबिन की छत पर जोर का धमाका हुआ। धड़ाम, पूरा ट्रक हिल गया। मैंने भगवान का नाम लिया और आंखें बंद कर लीं। तभी मोबाइल में नेटवर्क आ गया, जो वहां कभी नहीं आता। स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। एक अनजान नंबर से कॉल। मैंने कांपते हाथों से रिसीव किया। दूसरी तरफ से वही औरत की आवाज, पीछे मत देखना। कॉल कट। उसी पल छत पर चलने की आवाज आई, जैसे कोई मेरे ठीक ऊपर खड़ा हो। धीरे धीरे कदमों की आहट, फिर बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर रुक गई। मेरे कानों में उसकी सांसों की आवाज गूंजने लगी। फिर अचानक सब शांत। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सड़क पर फिर से हेडलाइट की रोशनी फैल गई। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक दौड़ा दिया। करीब 10 किलोमीटर बाद जाकर मैंने सड़क किनारे पुलिस की गाड़ी देखी। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक रोका। एक पुलिस वाला पास आया। क्या हुआ, इतनी तेज क्यों भाग रहे थे? मैंने सब बता दिया। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 3 साल पहले यहां एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर पकड़ा नहीं गया। तब से लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। मैंने कांपते हुए पूछा, उसका नाम क्या था? वो बोला, नेहा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे ट्रक के डैशबोर्ड पर धूल में उंगली से किसी ने अभी अभी लिखा था, नेहा, और उसके नीचे, अब तुम नहीं बचोगे। उस रात के बाद मुझे हर सपने में वही दिखती है। और सबसे डरावनी बात, कल रात मेरे मालिक ने बताया, 3 साल पहले जिस ट्रक ने उसे टक्कर मारी थी, उसका नंबर वही था जो आज मेरा है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। मैंने मालिक से पूछा, 3 साल पहले ये ट्रक किसके पास था? वो बोला, राजेश, ये ट्रक पहले हमारे पुराने ड्राइवर महेश चलाते थे। एक रात अचानक नौकरी छोड़कर गायब हो गए, किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कब? मैंने पूछा। मालिक ने फाइल पलटी। ठीक उसी महीने जब उस औरत का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। उस रात मैं सो ना पाया। आंख लगती तो वही चेहरा दिखता, काली आंखें, टूटा हुआ जबड़ा, सफेद साड़ी पर खून के धब्बे। तीसरी रात को मैंने फैसला किया कि मैं सच जानकर रहूंगा। मैंने पुराने ड्राइवरों से बात की। एक बुजुर्ग ड्राइवर रमेश मिला, जिसने महेश के साथ काम किया था। रमेश ने धीरे से कहा, महेश उस रात के बाद बदल गया था। कहता था उसे हर जगह वही औरत दिखती है, ट्रक के शीशे में, सपनों में, यहां तक कि पानी में भी। फिर? मैंने पूछा। रमेश ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे बोला, एक दिन वो इसी रूट पर निकला और वापस नहीं आया। मतलब? ट्रक मिला,
जंगल के पास खड़ा, दरवाज़ा खुला, इंजन चालू, लेकिन महेश गायब। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैंने तय किया कि अगली बार उसी जगह रुक कर देखूंगा। शायद गलती यही थी। 2 दिन बाद फिर वही रूट मिला, नागपुर से हैदराबाद। रात के 1:15 हो रहे थे जब मैं आदिलाबाद फॉरेस्ट के पास पहुंचा। इस बार मैंने खुद ट्रक साइड में रोका। दिल जोर से धड़क रहा था। चारों तरफ घना सन्नाटा, सिर्फ झिंगुरों की आवाज। मैंने हिम्मत करके ट्रक से नीचे कदम रखा। ठंडी हवा चली। अचानक मुझे सड़क किनारे टूटी हुई पत्थर की रेलिंग दिखी, जैसे कभी वहां एक्सीडेंट हुआ हो। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। तभी पीछे से आवाज आई, मत जाओ। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल पास से, तुम सच जानना चाहते हो। मेरे सामने धुंध के बीच वो खड़ी थी, सफेद साड़ी। मैंने ट्रक छोड़ दिया था, नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन वो रास्ता मुझे नहीं छोड़ रहा था। मैं अपने गांव चला आया। सोचा था सब खत्म हो जाएगा। दिन में खेतों में काम करता, रात को जल्दी सो जाता। लेकिन नींद अब पहले जैसी नहीं रही। हर रात 1:30 बजे मेरी आंख अपने आप खुल जाती। पहले मुझे लगा आदत बन गई है, लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। कमरे में अचानक वही ठंड फैल गई। खिड़की बंद थी, दरवाजा अंदर से कुंडी लगा था। फिर भी पर्दे अपने आप हिलने लगे और मेरे कान के पास वही फुसफुसाहट, भाग कर कहां जाओगे। मैं झटके से उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर नाखून से खरोंच जैसा निशान बना था। 3 लंबी लकीरें, जैसे किसी ने गुस्से में दीवार चीर दी हो। मैंने अगले दिन मंदिर जाकर पूजा करवाई। पंडित ने कहा, तुम पर किसी अधूरी आत्मा की छाया है। मैंने किसी को सच नहीं बताया, लोग पागल समझते। 2 हफ्ते बाद खबर आई कि मेरा पुराना ट्रक फिर उसी रूट पर चल रहा है, नागपुर से हैदराबाद। नया ड्राइवर था, नाम था इमरान। उस रात 1:30 बजे उसका फोन उसके घर गया। उसकी पत्नी ने बाद में बताया, फोन पर सिर्फ हवा की आवाज थी और दूर से एक औरत की हंसी। फिर लाइन कट गई। सुबह ट्रक मिला, आदिलाबाद फॉरेस्ट के पास। इंजन चालू, ड्राइवर गायब। सड़क किनारे मिट्टी में उंगलियों के निशान, जैसे कोई घसीटा गया हो। जब मैंने ये सुना, मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। वो अब भी वहीं थी और हर बार किसी नए ड्राइवर का इंतजार करती थी। लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ। मैं अपने गांव के घर में था। 1:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, 3 बार, ठक ठक ठक। मैं जम गया। इतनी रात को कौन? मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर वही आवाज, लिफ्ट दोगे? मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन नीचे फर्श पर सफेद साड़ी का किनारा दिख रहा था। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं, राम नाम जपने लगा। दस्तक तेज हो गई, ठक 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 ठक। फिर अचानक बंद, पूरा सन्नाटा। करीब 5 मिनट बाद हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन आंगन की मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे और वो धीरे धीरे घर के अंदर की तरफ आते हुए मेरे कमरे तक गए थे। मेरे बिस्तर के पास खत्म हो गए। उस रात मुझे समझ आ गया, वो सिर्फ उस जगह से बंधी नहीं है, वो उस ट्रक से जुड़ी है और जिसने भी उस ट्रक को चलाया वो उससे जुड़ गया। मैंने अगले दिन मालिक को फोन किया। उसने कांपती आवाज में बताया, ट्रक आज सुबह कबाड़ में बेच दिया, मैं अब उसे सड़क पर नहीं उतारूंगा। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसी रात 1:30 बजे मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सिर्फ 2 शब्द, मैं आ रही हूं। मैंने नंबर मिलाया, फोन स्विच ऑफ। अचानक मेरे कमरे की लाइट चली गई। अंधेरा। खिड़की के बाहर सड़क की हल्की रोशनी में मैंने एक परछाई देखी। वो खड़ी थी, धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर उसने उंगली से इशारा किया, बाहर आओ। मेरे पैरों ने जैसे खुद चलना शुरू कर दिया। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी अंदर कहीं से महेश की आवाज आई, मत जाओ। मैं रुक गया। अचानक वो परछाई गुस्से में बदल गई। उसका चेहरा भयानक हो गया, आंखें पूरी काली, और अगले ही पल वो गायब। लाइट वापस आ गई। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सांस तेज चल रही थी। अब मुझे समझ आ गया था, वो सिर्फ बदला नहीं चाहती,
वो चाहती है कोई उसकी मौत की सच्चाई सामने लाए, क्योंकि असली ड्राइवर महेश अकेला नहीं था। उस रात ट्रक में कोई और भी था, जिसका नाम आज तक किसी को नहीं पता, और शायद वो नाम मेरे बहुत करीब है। अगर आप अगला हिस्सा चाहते हैं तो लिखिए पार्ट 5। उस रात के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन अब डर से ज्यादा एक सवाल मुझे खा रहा था। अगर महेश अकेला नहीं था तो उस रात ट्रक में दूसरा कौन था? मैंने पुराने रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। मालिक से झूठ बोलकर मैंने कहा कि मुझे कागजात चाहिए बैंक के काम के लिए। उसने मुझे पुराने फाइल रूम की चाबी दे दी। धूल से भरी अलमारी, पुराने बिल, डीजल के कूपन, टोल की रसीदें, मैं घंटों ढूंढता रहा। फिर मुझे 3 साल पुरानी एक डिलीवरी स्लिप मिली। तारीख वही रात, रूट नागपुर से हैदराबाद, ड्राइवर महेश, साथ में हेल्पर राज। राज? मैं सन्न रह गया। उस साल मैं नया नया कंपनी में आया था। कुछ महीनों तक हेल्पर की तरह काम किया था, अलग अलग ड्राइवरों के साथ। क्या उस रात मैं भी था? मेरे दिमाग में धुंध छा गई। मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मैंने आंखें बंद की और धीरे धीरे यादें लौटने लगीं। हाँ, उस रात मैं ही था महेश के साथ। भारी बारिश थी, सड़क फिसलन भरी। हम तेज जा रहे थे क्योंकि डिलीवरी लेट हो रही थी। अचानक सामने एक औरत आई, सफेद साड़ी। महेश ने ब्रेक मारे, लेकिन देर हो चुकी थी। धड़ाम, टक्कर। ट्रक कुछ मीटर आगे जाकर रुका। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो सड़क पर पड़ी थी, लेकिन वो हिल रही थी, जिंदा थी। उसने हाथ उठाया। बचाओ। मैंने महेश से कहा, चलो उठाते हैं उसे। लेकिन महेश डर गया। अगर पुलिस केस हो गया तो जेल हो जाएगी। मैंने कहा, लेकिन वो जिंदा है। तभी दूर से किसी गाड़ी की हेडलाइट दिखी। महेश घबरा गया। बैठ, अभी यहां से निकलते हैं। मैं चुप रहा। मैंने दरवाजा बंद किया। ट्रक आगे बढ़ गया। पीछे शीशे में वो औरत दिखाई दे रही थी, सड़क पर तड़पती हुई। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं था। शायद मैंने खुद को बचाने के लिए यादें दफना दी थीं। मैं जमीन पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। तो असली गुनहगार मैं भी था। उसी रात 1:30 बजे मेरे फोन पर फिर मैसेज आया। याद आया? मैं रो पड़ा। माफ कर दो, मैंने फुसफुसाया। कमरे में अचानक वही ठंड फैल गई। वो मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा उतना गुस्से में नहीं था। सिर पर गहरा घाव साफ दिख रहा था। वो बोली, तुमने मुझे मारा नहीं, लेकिन तुम मुझे छोड़ कर गए। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं डर गया था। वो धीरे धीरे पास आई। डर ने मुझे मार दिया। उसके शरीर से खून टपक रहा था। घंटों में जिंदा थी। कोई मदद नहीं आई। मैंने सिर झुका लिया। क्या चाहती हो? वो बोली, सच। क्या? पुलिस के पास जाओ, बताओ उस रात क्या हुआ था। मेरा नाम मिट्टी से निकालो। मुझे समझ आ गया, वो बदला नहीं चाहती, वो न्याय चाहती है। अगले दिन मैं सीधे पुलिस स्टेशन गया। मैंने सच सच बता दिया। 3 साल पुराना केस दोबारा खुला। महेश तो पहले ही मर चुका था, या कहें फंसा हुआ था, लेकिन रिकॉर्ड में मेरा नाम नहीं था। अब था। मुझ पर केस चला। लोगों ने कहा मैं पागल हूं जो खुद जेल जा रहा हूं। लेकिन उस रात 1:30 बजे पहली बार कोई दस्तक नहीं हुई, कोई हंसी नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। मुझे लगा शायद वो चली गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद पुलिस ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो औरत एक्सीडेंट से नहीं मरी, वो 2 घंटे बाद मरी। और उसकी मौत का कारण सिर पर भारी चीज से वार था। मैं सन्न रह गया। हमने उसे कुचला था, लेकिन मारा नहीं था। तो फिर उसके सिर पर वार किसने किया? उस सुनसान सड़क पर हमारे जाने के बाद वो औरत अकेली नहीं थी, और शायद अब वो सिर्फ हमसे नहीं, किसी और से भी बदला चाहती है। अगर अगला हिस्सा पढ़ना चाहते हैं तो लिखिए पार्ट 6। पुलिस की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। हमने उसे टक्कर मारी, उसे सड़क पर तड़पता छोड़ दिया, लेकिन उसकी मौत सिर पर भारी वार से हुई। मतलब हमारे जाने के बाद कोई और वहां आया था। कौन?
उस रात के बाद मेरी हर सांस डर और अपराध बोध के बीच अटक गई थी। केस दोबारा खुल चुका था। मुझे बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। एक दिन इंस्पेक्टर ने मुझे अलग कमरे में बैठाकर कहा, राजेश, तुम्हारे जाने के बाद 1:47 AM पर एक और गाड़ी उसी टोल से गुजरी थी। कौन सी गाड़ी? उसने फाइल मेरी तरफ सरकाई। एक SUV, काली, रजिस्ट्रेशन एक स्थानीय ठेकेदार के नाम पर था। नाम पढ़ते ही मेरी सांस अटक गई। विक्रम चौधरी, वही आदमी जो अक्सर हमारे ट्रांसपोर्ट मालिक के साथ बैठता था, वही जो कई बार नागपुर से हैदराबाद वाले रूट पर अपने काम से आता जाता था। मैंने धीमे से कहा, मैं उसे जानता हूं। इंस्पेक्टर ने मेरी आंखों में झांका। हमें शक है कि एक्सीडेंट के बाद वो वहां पहुंचा। शायद उसने घायल औरत को देखा और किसी वजह से उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मेरे दिमाग में तस्वीर बनने लगी। हमारे ट्रक के जाने के बाद वो औरत अब भी जिंदा थी, मदद के इंतजार में। फिर एक काली SUV रुकती है, दरवाजा खुलता है, कोई आदमी उतरता है, वो शायद मदद मांगती है, और फिर सिर पर वार। क्यों? डकैती? डर? या शायद उसने उसे पहचान लिया था। उस रात मैं घर लौटा तो 1:30 बजने वाले थे। मैंने जानबूझकर लाइट बंद रखी। घड़ी की सुई जैसे ही 1:30 पर पहुंची, कमरे में हल्की ठंड फैल गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। धीरे से कहा, नेहा, मुझे सच पता चल रहा है। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर हल्की हवा चली। जब मैंने आंख खोली, वो सामने थी। इस बार उसका चेहरा उतना भयानक नहीं था। सिर पर गहरा घाव साफ दिख रहा था। मुझे लगा था अब सब खत्म हो चुका है। नेहा को न्याय मिल गया। विक्रम मर चुका था। महेश पहले ही इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन सच का आखिरी हिस्सा अभी बाकी था। करीब 6 महीने बाद मुझे अदालत से बुलावा आया। केस की आखिरी सुनवाई थी। मैं गवाही देने गया। वहां मुझे नेहा के परिवार से पहली बार मिलने का मौका मिला। उसकी मां ने मेरी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन नफरत नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, अगर उस रात कोई मेरी बेटी को अस्पताल पहुंचा देता तो वो बच सकती थी। उनकी ये बात मेरे सीने में तीर की तरह लगी। सुनवाई खत्म हुई। अदालत ने साफ कहा, एक्सीडेंट लापरवाही से हुआ, मदद ना करना अपराध था, हत्या विक्रम ने की। कानून ने अपना फैसला दे दिया। लेकिन उसी शाम मुझे एक अजीब बात पता चली। इंस्पेक्टर ने मुझे अलग ले जाकर कहा, राजेश, जेल रिकॉर्ड में एक गड़बड़ी है। क्या? विक्रम की मौत 1:30 AM पर नहीं हुई थी। तो मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत 12:59 AM पर हो चुकी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैंने उसे 1:30 पर देखा था, उसी जगह, उसी सड़क पर। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उस रात मैं घर नहीं गया। मैंने फैसला किया, आज आखिरी बार उस जगह जाऊंगा। मैंने गाड़ी उठाई और सीधा निकल पड़ा नागपुर से नीचे की ओर, उसी हाईवे पर। रात के 1:20 हो रहे थे जब मैं आदिलाबाद फॉरेस्ट के पास पहुंचा। मैंने गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। इंजन बंद, चारों तरफ घना सन्नाटा। 1:29, 1:30, और फिर इस बार कोई धुंध नहीं आई, कोई अचानक ब्रेक नहीं लगे, कोई हंसी नहीं गूंजी, बस हल्की हवा चली। सड़क किनारे मुझे एक हल्की सी सफेद रोशनी दिखी। वो नेहा थी, लेकिन इस बार वो जमीन से ऊपर नहीं थी। वो बिल्कुल इंसान की तरह खड़ी थी, चेहरे पर शांति। मैं गाड़ी से उतरा। डर नहीं था। मैंने धीरे से कहा, अब क्या बाकी है? वो बोली, तुम्हारा डर। मैं चुप रहा। तुमने खुद को माफ नहीं कर पाए। मेरी आंखें भर आईं। मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ा। वो पास आई। तुमने गलती की, लेकिन तुमने सच भी स्वीकार किया। हर इंसान को दूसरा मौका नहीं मिलता। लेकिन मैंने तुम्हें बचाया नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराई। अब तुम दूसरों को बचाते हो। मेरे दिमाग में वो सारे पल घूम गए जब मैंने एक्सीडेंट देखकर गाड़ी रोकी, घायल को अस्पताल पहुंचाया, अनजान लोगों की मदद की। शायद यही उसका मकसद था। अचानक हवा तेज हुई। उसकी आकृति धुंधली होने लगी। एक बात याद रखना, उसने कहा, सड़क पर सबसे बड़ा भूत अंधेरा नहीं होता, सबसे बड़ा भूत होता है डर कर भाग जाना। और फिर वो गायब हो गई। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उस रात 1:30 के बाद पहली बार मुझे शांति महसूस हुई। अब जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, डर नहीं लगता। हाँ, कभी कभी सड़क किनारे हल्की सी सफेद चमक दिखती है,
लेकिन वो डरावनी नहीं लगती। वो एक याद दिलाती है, गलती से बड़ा पाप है गलती मानने से इनकार करना। आज मैं फिर ट्रक चलाता हूं, लेकिन हर बार जब कोई सुनसान सड़क पर हाथ देता है, मैं गाड़ी रोकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक लम्हे की कायरता किसी की जिंदगी छीन सकती है, और एक लम्हे की हिम्मत किसी आत्मा को मुक्ति दे सकती है। ये मेरी सच्ची कहानी है, और अगर आप कभी रात 1:30 बजे किसी सुनसान हाईवे से गुजरे, तो याद रखिए, भूत हमेशा बाहर नहीं होते, कभी कभी वो हमारे फैसलों में छिपे होते हैं। मुझे लगा था कि अब सच में सब खत्म हो चुका है। नेहा को शांति मिल गई, विक्रम मर चुका था, केस बंद हो चुका था। लेकिन कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस रूप बदल लेती हैं। करीब 1 साल बीत गया। मैं अब फिर से ट्रक चलाने लगा था, लेकिन इस बार कंपनी बदल दी थी। मैंने साफ शर्त रखी थी, रात 12 बजे के बाद ड्राइव नहीं करूंगा। एक रात अचानक इमरजेंसी डिलीवरी आ गई। ड्राइवर कम थे। मालिक ने हाथ जोड़ लिए, राजेश, बस आज की रात, माल सुबह तक पहुंचना जरूरी है। रूट सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। नागपुर से नीचे वही पुराना हाईवे जो आदिलाबाद फॉरेस्ट से होकर जाता है। मैंने बहुत मना किया, लेकिन हालात ऐसे थे कि मना नहीं कर पाया। रात 1:25, 1:30। इस बार सड़क के बीच में कोई नहीं था, लेकिन मुझे एक चीज दिखी। सड़क किनारे एक छोटा सा मंदिर बन गया था। मैं चौंक गया। पहले कभी कुछ नहीं था। एक छोटा सा चबूतरा, उस पर सफेद कपड़ा बंधा, और एक फोटो। मैंने ट्रक रोका, धीरे धीरे नीचे उतरा, फोटो के पास गया। वो नेहा की तस्वीर थी। नीचे लिखा था 14 दिसंबर 2019, इस स्थान पर दुर्घटना में मृत्यु। मेरे गले में कुछ अटक गया। तभी पीछे से किसी ने कहा, अब लोग रुकते हैं। मैंने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने बताया, कुछ महीने पहले यहां लगातार हादसे हो रहे थे। लोग कहते थे आत्मा भटकती है। फिर किसी ने यहां एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया, तब से हादसे बंद हो गए। मैंने पूछा, किसने बनवाया? वो बोला, किसी ट्रक ड्राइवर ने, जिसने खुद को गुनहगार माना था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तो कुछ नहीं बनवाया। तो फिर? उस बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा। नाम नहीं बताया उसने, बस इतना कहा, डर खत्म करना है। मैं समझ नहीं पाया। मैंने मंदिर में दिया जलाया, आंखें बंद की, और पहली बार दिल से कहा, धन्यवाद। जब आंखें खोलीं, बूढ़ा आदमी गायब था। चारों तरफ सन्नाटा, सड़क खाली। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। सुबह जब डिलीवरी पॉइंट पहुंचा तो थकान से चूर था। ढाबे पर चाय पीते हुए अखबार देखा। पहले पन्ने पर खबर थी, स्थानीय जेल में कैदी की संदिग्ध मौत की जांच फिर शुरू। कैदी का नाम विक्रम चौधरी। नीचे लिखा था, मौत का समय आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। मैं सन्न रह गया। मतलब, जिसे मैंने उस रात देखा था वो भ्रम नहीं था, शायद सच में कुछ अधूरा था। उस रात जब मैं वापस लौटा 1:30 बजे, मेरे ट्रक का शीशा अपने आप नीचे सरका। हल्की हवा अंदर आई और मुझे बहुत साफ आवाज सुनाई दी, अब तुम आजाद हो। मैंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। उसके बाद से कभी कोई परछाई नहीं दिखी, कोई दस्तक नहीं हुई, कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन जब भी मैं उस जगह से गुजरता हूं, मंदिर के पास एक पल के लिए ट्रक धीमा कर देता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है, भूत हमेशा डराने नहीं आते, कभी कभी वो हमें इंसान बनाना सिखाने आते हैं। और अगर आप कभी आदिलाबाद फॉरेस्ट के उस हिस्से से गुजरे, तो शायद आपको भी सड़क किनारे वो छोटा सा मंदिर दिखे। रुककर एक पल के लिए सोचिएगा, डर से बड़ा अपराध लापरवाही होती है। मैंने कसम खा ली थी कि अब उस रास्ते की कहानी को यहीं खत्म मानूंगा। मंदिर बन चुका था, हादसे रुक चुके थे, मेरे अंदर का डर भी लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन इंसान चाहे जितना आगे बढ़ जाए, कुछ जगहें हमें वापस बुला लेती हैं। करीब 2 साल बाद की बात है। मैं अब लंबी दूरी का ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट संभालता था। खुद कम ड्राइव करता था, लेकिन उस रात एक नया लड़का बीमार पड़ गया। रूट फिर वही, नागपुर से नीचे की ओर, और रास्ते में आदिलाबाद फॉरेस्ट। मैंने सोचा, अब सब ठीक है, वहां मंदिर है, आत्मा को शांति मिल चुकी है। 12:45 में जंगल के करीब था। 12:55 हल्की ठंड शुरू। 1:10 अजीब सा सन्नाटा। लेकिन इस बार डर वैसा नहीं था, कुछ अलग था। 1:25 मुझे सड़क किनारे वही मंदिर दिखा, दिया जल रहा था। मैंने घड़ी देखी, 1:28। इस बार मैंने खुद ट्रक रोका। मैं नीचे उतरा, मंदिर के पास गया। तस्वीर वही थी, फूल ताज़ा थे, जबकि आसपास कोई बस्ती नहीं थी। मैंने हाथ जोड़ दिए। 1:30 हवा अचानक थम गई। पीछे से कदमों की आहट आई, धीमी धीमी। मैंने मुड़कर देखा, एक लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी, लेकिन वो नेहा नहीं थी। वो करीब 20-22 साल की लग रही थी, घबराई हुई, आंखों में आंसू।
उसने हाथ हिलाया। भैया, मदद चाहिए? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। यही तो वो पल था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। मैं 1 सेकंड के लिए जम गया। दिमाग चिल्लाया, फिर से मत फंस जाना। लेकिन दिल बोला, अगर सच में मदद चाहिए तो? मैं उसके पास गया। क्या हुआ? वो बोली, स्कूटी खराब हो गई, फोन में नेटवर्क नहीं, घर दूर है। मैंने आसपास देखा, सड़क सुनसान। 1:32 AM। मेरे दिमाग में वो रात घूम गई जब हमने नेहा को छोड़ दिया था। मैंने गहरी सांस ली। आओ बैठो, मैं आगे चौकी तक छोड़ देता हूं। वो ट्रक में बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, एक फैसले के बोझ से। हम करीब 5 किलोमीटर चले। आगे सच में चौकी थी। मैंने उसे उतारा। वो मुड़ी, मुस्कुराई और कहा, इस बार तुमने सही किया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वो आवाज वही थी, नेहा की। मैंने पलक झपकी और वो लड़की गायब। चौकी के पास कोई नहीं था, सड़क खाली। मैं ट्रक से नीचे उतरा, चारों तरफ देखा, सिर्फ हल्की हवा। मैंने मंदिर की दिशा में देखा, वहां दिया और तेज जल रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। समझ गया, ये आखिरी परीक्षा थी, डर और इंसानियत के बीच। अगर मैं फिर से डर जाता तो शायद कहानी फिर शुरू हो जाती। लेकिन इस बार मैंने गाड़ी रोकी, मदद की, और शायद यही वो मुक्ति थी जो सालों से बाकी थी। उस रात के बाद कभी 1:30 मुझे डराने नहीं आया। अब जब भी घड़ी में वो समय दिखता है, मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है, भूत हमेशा आत्मा नहीं होते। कभी कभी वो हमारा अधूरा साहस होते हैं, और जब हम सही फैसला कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। यही मेरी कहानी का सच है। और अगर आप कभी सुनसान हाईवे पर रात में किसी को मदद के लिए खड़ा देखें, तो एक पल जरूर सोचिए, कहीं वो आपकी परीक्षा तो नहीं। मुझे लगा था अब सच में सब खत्म हो चुका है, परीक्षा भी हो गई, मुक्ति भी मिल गई, डर भी चला गया। लेकिन जिंदगी हमेशा आखिरी पन्ना बंद करने से पहले एक खाली पन्ना छोड़ देती है। करीब 5 साल बाद की बात है। मैं अब खुद ट्रांसपोर्ट कंपनी संभालता हूं, नए ड्राइवरों को ट्रेनिंग देता हूं। हर मीटिंग में एक बात जरूर कहता हूं, हादसा हो जाए तो भागना मत, पहले इंसान बनो। एक दिन एक नया लड़का सोनू मेरे पास आया। उसने धीरे से कहा, सर, उस आदिलाबाद फॉरेस्ट वाले रूट पर अजीब चीज दिखती है। मेरे हाथ रुक गए। क्या? वो बोला, 1:30 बजे एक मंदिर के पास सफेद रोशनी दिखती है और कभी कभी कोई लड़की हाथ देता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी रोको वो गायब। मेरे सीने में हल्की ठंड दौड़ी, लेकिन डर नहीं। मैंने तय किया, आज फिर जाऊंगा, लेकिन इस बार डर या अपराध बोध से नहीं, सच देखने के लिए। 12:45 मैं नागपुर से निकला। 1:22 जंगल का इलाका शुरू। 1:27 मंदिर सामने।